हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम लोग हिंदी में एमसीक्यू सीरीज़ को देख रहे थे और आज के इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित चिंतन से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का डिस्कशन। ये मेरे बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था। ठीक है, तो जो प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक, ठीक है, तो किन्होंने प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक को शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था। ठीक है, आपके ऑप्शन है जे रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या इमैनुअल कांत। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जे रूसो ने ही प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक उसको शिक्षा पर एक ग्रंथ कहा था। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए, राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं डेमोक्रिटस, सुकरात, अरस्तु या प्लेटो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए और ध्यान से जवाब दीजिए। बताइए कौन थे राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और कारणों पर चर्चा करने वाले पहले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, तो डेमोक्रिटस, सुकरात, अरस्तु या प्लेटो। थोड़ा बताइए सोच के। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ठीक है, तो उन्होंने अरस्तु का क्या मानना था कि किसी राज्य विशेष में सामाजिक शक्ति संतुलन में बदलाव ही बगावत है। ठीक है, जैसे सामाजिक शक्ति संतुलन है, कुछ भी सामाजिक शक्ति संतुलन है। ठीक है, यदि इसमें किसी प्रकार का एक तरीके से बदलाव आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, तो बगावत कहलाता है। उनका ये कहना था। ठीक है, और उनका कहना है कि यह सरकार की किसी गलत नीति व राज्य के अभद्र व्यवहार के कारण होता है। ठीक है, तो मतलब इस बात से यह स्पष्ट होता है कि जो राजनीतिक हिंसा है वो प्राचीन समय से ही राज्य में अव्यवस्था फैलाई है। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि राजनीतिक अव्यवस्था की प्रकृति और उसके मूल जो कारण है, ठीक है, तो उनको सबसे पहले डिस्कस करने वाले राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे, तो अरस्तु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, प्लेटो का परिवारों के साम्यवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर उसके विचारों का तार्किक परिणाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग और ऑप्शंस हैं आपके, न्याय की अवधारणा, संपत्ति का साम्यवाद, विनियमित प्रजनन के प्रतिस्थापन की अवधारणा, समाज में धन की अवधारणा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय की अवधारणा। ठीक है, तो प्लेटो ने जहाँ न्याय की खोज करते करते एक और तो दार्शनिक राजा के शासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो संपत्ति है तथा पत्नियों, जो वाइफ्स और फैमिली की बात करते हैं, वो उनका साम्यवाद होना चाहिए। ठीक है, तो उनका यही कहना था कि, और प्लेटो ने ये भी बताया कि जैसे जो गार्जियन क्लास है, ठीक है, गार्जियन क्लास जो उन्होंने कहा था, जिसमें एक तो रूल करने वाले लोग आ जाएंगे और जो प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जो शासन करेंगे या फिर जो आर्मी में होंगे, ठीक है, या सैनिक वर्ग जिसको कहा गया, उसके लिए ही ये चीज़ें लागू होंगी। ठीक है, साम्यवाद जो है वो इन्हीं पे लागू होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, अरस्तु से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अरस्तु से संबंधित कथन है, इसको आपको विचार करना है। ऑप्शन देखिए, अरस्तु के लिए मनुष्य
प्रकृति से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने जून पॉलिटिकॉन शब्द का प्रयोग किया। तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या कहा कि जो मनुष्य है वो प्रकृति से कैसा है, एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। और मानव प्रकृति की जब व्याख्या करने के लिए अरस्तु ने क्या किया, जून पॉलिटिकॉन शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस शब्द का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। इसका जून पॉलिटिकॉन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल एनिमल, यानी राजनीतिक प्राणी। ठीक है, तो जून पॉलिटिकॉन का मतलब होता है राजनीतिक प्राणी। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, प्लेटो से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैल्लीपोलिस प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है। फिर है, कैल्लीपोलिस का अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव समुदाय। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन सी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, कैल्लीपोलिस जो है वो प्लेटो के राजनीतिक दर्शन और स्वयं रिपब्लिक का केंद्र है और इसका अर्थ है अच्छा या अधिकतम खुश मानव। ठीक, तो दोनों को याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कैल्लीपोलिस। ठीक है, और पिछला हमने देखा जून पॉलिटिकॉन। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले विचारक कौन थे, सुकरात, प्लेटो, हीगल या मार्क्स। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो की जो रचना थी रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक जो उनकी रचना थी उसी में उन्होंने सबसे पहली बार संवाद शैली या जिसको कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति, इसका प्रयोग उन्होंने किया। ठीक है, और सुकरात भी इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, किंतु उसके लेखन कार्य नहीं है। ठीक है, जैसे सुकरात ने भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया लेकिन उनके कोई लेखन कार्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछा लेखन में, तो इसीलिए प्लेटो सही हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आगे चल करके हीगल, फिर मार्क्स, इन सब ने भी इस पद्धति का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और इस पद्धति में क्या होता है, किसी विचार के जो विरोधी विचार हैं को स्वीकार कर तर्क को आगे बढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं थीसिस। ठीक है, किसी ने प्रेजेंट किया थीसिस, उसके अगेंस्ट में आएगा एंटीथीसिस। ठीक है, उसके बाद आता है सिंथेसिस। तो इस प्रकार से तर्क को आगे बढ़ाया जाता है। किसी ने कुछ एक आर्ग्यूमेंट दिया, एक विचार दिया, उसके अगेंस्ट में एक विरोधी विचार आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो दोनों में अच्छाइयाँ होंगी वो आगे बढ़ेंगी, फिर इसका कुछ होगा। तो इसी तरीके से तर्क आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेटो के दर्शन से है। ठीक है, धातुओं और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक, गुफा का रूपक, स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत, विभाजित रेखा का रूपक। ठीक है, तो हमें सही विकल्प चुनना है। बताइए क्या क्या प्लेटो के दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4। जो थर्ड ऑप्शन है ये नहीं है प्लेटो से संबंधित। ठीक है, और प्लेटो ने ये तर्क दिया कि जो अपनी क्षमता है, ठीक है, अपनी क्षमता या जो शाही झूठ के सहारे इंसान जो है अपनी क्षमता बनाए रखता है, महानता बनाए रखता है। ठीक है, और इसे सच्चाई के प्रेमी दार्शनिक शासक पेश करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो धातु और धरती से जन्मे हुए लोगों का मिथक है, इससे क्या दर्शाता है कि मानव धरती से पैदा हुआ है और उसके शरीर में अलग अलग प्रकार के धातु उपस्थित हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। गुफा का रूपक का मतलब क्या है, जैसे हम सब उनका कहना था कि हम सब जो हैं वह बंदी ग्रह के मनुष्य हैं। ठीक है, और जो भौतिक जगत को सत्य मान बैठे हैं और जो हमारा इंद्रिय सुख है उनको सर्वोच्च मानते हैं। ठीक है, जबकि ये तो एक प्रकार की प्रतिछाया है,
उन्होंने दिया ना शैडो कंसेप्ट, गुफा का एग्जाम्पल दे करके, ठीक है, कि जो लोग गुफा में है वो लोग छाया पड़ती है तो उसको सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन जब एक बाहर निकल के देखता है तो देखता नहीं, रियलिटी सच्चाई तो कुछ और है। तो आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और विभाजित रेखा का रूपक का क्या मतलब है? इसका तात्पर्य है कि भौतिक जगत और तात्विक जगत को अलग अलग पहचानना, ठीक है। एक तो मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, तो दोनों को अलग अलग तरीके से पहचानना। और ये जो स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत है ये किसका है? प्लेटो का नहीं बल्कि अरस्तू का है, ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है, पहला कथन है, अरस्तू का कहना है कि किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए, ठीक है। कारण क्या बताया? प्रयोजनवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जो कुछ नैतिक कर्तव्यों को स्वयं सिद्ध और परिणामों से परे बिल्कुल अनिवार्य मानता है, ठीक है। तो बताइए इनमें से क्या सही है क्या गलत है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? सिर्फ ए ही सत्य है। अरस्तू का कहना है किसी भी विषय का विज्ञान प्रयोजनवादी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो कारण है वो गलत है, ठीक है। अरस्तु ये कहते हैं कि किसी वस्तु का जो अंतिम रूप है वही उसका सही रूप होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उनका ये कहना है कि जितने भी सभी वस्तुएं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने का दृढ़ संकल्प है, ठीक है। सभी वस्तुएं अपने अंत को प्राप्त करने पर ही अपने सच्चे रूप को प्राप्त करती है, और जो राज्य है वो मनुष्य का सच्चा स्वरूप है, ठीक है। तो उनका ये कहना था। और प्रयोजनवाद क्या है? वह एक ऐसी विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है, ठीक है। तो सिर्फ व्यवहारिक पक्ष पर, एक सेकंड, इसको व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है, ठीक है। तो एक ऐसी विचारधारा है प्रयोजनवाद जो मनुष्य के व्यवहारिकवादी पक्ष पर विचार करती है, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो प्लेटो के जो सिद्धांत है उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो बताइए जो उन्होंने शिक्षा प्रणाली पूरा बताया उसमें से क्या सही है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 सारे ऑप्शंस सही हैं, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है एजुकेशन, शिक्षा। बचपन से लेकर 6 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होगी। उन्होंने डिवाइड किया ना 0 से 6 तक सब चीज़ प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने बताया 6 से लेके 18 तक क्या होना चाहिए। फिर 18 से 20 मिलिट्री एजुकेशन उन्होंने बताया। 20 में पहला स्क्रीनिंग टेस्ट उन्होंने बताया, ठीक है। फिर उन्होंने बताया 20 से 30 तक क्या होगा, 30 वर्ष के दूसरी चयन परीक्षा होगा, ठीक है। 30 पे सेकेंड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने अच्छे से बताया। और 30 से 35 के बीच में क्या होगा, तो डायलेक्टिक्स के बारे में उन्होंने यहाँ द्वंदात्मक पद्धति को सिखाने का बात कहा। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, ठीक है। तो अरस्तु ने बताया कि बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, जब तब आप एथेंस का नागरिक बन सकते हैं। तो क्या इनमें से वो आवश्यक शर्त नहीं है? किसी विशेष स्थान का निवासी, वाद चलाने और परिवादी बनने का अधिकार, वे जो मताधिकार से वंचित या देश से निर्वासित हैं, किसी नागरिक के वंशज। तो बताइए इसमें से सही क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए बी, ठीक है। 1, 2, 3 होगा और 4, ठीक है। तो सारे यहाँ पे जो
ऑप्शंस हैं वो सही हैं, ये मानना था उनका। ठीक है, तो विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती, तो ये सब शर्तें नहीं होता है ना, इन सब से वो नहीं बन सकते एथेंस के नागरिक। उन्होंने बताया ना कि क्या एक प्रॉपर्टीड क्लास होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो भी एथेंस के नागरिक बनेंगे उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब संपत्ति होगी इसका मतलब उसके पास रीज़न होगा। ठीक है, तर्क होगा, बुद्धि होगी। ठीक है, तो उनका ये कहना था। तो जिसके पास प्रॉपर्टी हो और ग्रीक अडल्ट मेल करके उन्होंने बताया, तो उनका एक देख लीजिएगा नागरिक बनने की आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये सब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी या था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? बताइए कौन थे वो? प्लेटो, बोधा, मैकियावेली या अरस्तू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली अरस्तू। ठीक है, तो उन्होंने ही सबसे पहली बार सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उनके अनुसार शासन का जो रूप है वो एक तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र या संवैधानिक तंत्र है। उन्होंने डिवाइड किया ना था, 6 प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया था कि क्या क्या होगा। एक तो जो एक उन्होंने कहा कि जो लोगों के हित में गवर्न करता हो और जो अपने हित में गवर्न करता हो, तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड करके बताया कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे है जॉन लॉक के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति की व्यवस्था में होने वाली असुविधाओं में से एक सही है? ठीक है, तो जो उन्होंने नेचर के बारे में बताया, ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, उसमें से असुविधाओं में एक नहीं है। ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? यह लगातार युद्ध की स्थिति में है। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर की बात हो रही है। कानून घोषित करने के लिए एक विधायिका प्राधिकरण की आवश्यकता, कानून के एक अवैयक्तिक निष्पादक की कमी, ठीक है, या फिर निष्पक्ष न्यायाधीश का कानून के उल्लंघन के मामलों का फैसला करना। तो बताइए कौन सी एक असुविधा इनमें से एक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, और चूंकि जॉन लॉक का क्या मानना था कि जो प्राकृतिक मानव है वो कैसा है? शांति प्रिय है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप लोग शांति प्रिय, आत्मनिर्भर, सुखी। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से जताया, ठीक है, कि जो प्राकृतिक अवस्था में है, जो मानव हैं वो शांति प्रिय हैं, आत्मनिर्भर हैं, सुखी हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और प्लेटो का जो जॉन लॉक का जो ये सिद्धांत था स्टेट ऑफ नेचर के बारे में, वो बिल्कुल उल्टा था जो हॉब्स ने अपना प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हॉब्स का कहना था। ठीक है, कि यहाँ लगातार युद्ध की स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे लाइफ, प्रॉपर्टी की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उनका ये कहना था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने निबंध लिखा है? ठीक है, पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है? ठीक है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? एडमंड बर्ग, अलेक्सी डी टॉकविल, इमैनुअल कांट, जीन जैक्स रूसो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रूसो ने ये कहा था, ठीक है, यह निबंध लिखा था कि जो पुरुषों में असमानता की उत्पत्ति क्या है और क्या यह प्राकृतिक कानून द्वारा अधिकृत है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इनकी एक बुक थी रूसो की,
एक सेकेंड में लिख देता हूँ, जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ, इंग्लिश में लिख लीजिए, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये उनकी बुक थी जो कि 1755 के आसपास पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने इस बारे में बात किया था कि असमानता की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये प्रश्न देखिए, किसने कहा कि मानव के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना वर्तमान एवं भविष्य की नस्लों को लूटने के समान है। ठीक है, आपके ऑप्शन है जेएस मिल, जॉन लॉक, बर्लिन, एफ.ए. हेयक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेएस मिल। ठीक है, जेएस मिल कौन है? उपयोगितावादी एवं व्यक्तिवादी विचारक हैं। ठीक है, और इनका ये मानना है। ठीक है, और मिल जो है जनरली नकारात्मक स्वतंत्रता एवं सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। ठीक है, और यदि उदारवाद की बात की जाए तो ये सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रूसो द्वारा किए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो रूसो ने जिस प्रकार सरकारों का वर्गीकरण किया उनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? जनतंत्र, अभिजात तंत्र, धनिक तंत्र या राजतंत्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धनिक तंत्र जैसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने राजतंत्र बताया। ठीक है, फिर कुलीन तंत्र बताया, कुलीन तंत्र, फिर उन्होंने बताया जनतंत्र बताया। ठीक है, जनतंत्र, कुलीन तंत्र बताया, फिर उन्होंने मिश्रित बताया, और फिर राजतंत्र बताया। ठीक है, तो अभिजात तंत्र, लेकिन धनिक तंत्र के बारे में उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोगों को याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से किसने लोगों की सामान्य इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया? रूसो, जीन बॉर्डिन, थॉमस हॉब्स या अरस्तू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, निम्नलिखित में से किसने लोगों की समान इच्छा में संप्रभुता को स्थापित किया? तो कौन है वो? ऑप्शन नंबर ए, रूसो। ठीक है, तो इन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है इनको। ठीक है, तो ये इनको लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रूसो को। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और रूसो की जो लोकप्रिय संप्रभुता संबंधी अवधारणा है वो सामान्य इच्छा पर आधारित है। किस पे आधारित है? सामान्य इच्छा, जिसको जनरल विल कहते हैं, इच्छा पर आधारित है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक को संविदावादी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? मैकियावेली, लॉक, हॉब्स या रूसो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली देखिए एक बार क्वेश्चन, मैकियावेली, लॉक, हॉब्स या रूसो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैकियावेली नहीं है। तो बाकी जो हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, ये कैसे हैं? संविदावादी। ठीक है, इन्होंने संविदावादी इन लोगों को कहा जाता है, विचारक है। ठीक है, जो संविदावादी विचारक है उनका कहना है कि जो राज्य है, ठीक है, राज्य समझौते का परिणाम है। ठीक है, और वो एक मानव निर्मित संस्था है, ऐसा मानना है संविदावादी विचारकों का। ठीक है, लेकिन मैकियावेली वैसे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा थॉमस हॉब्स द्वारा दिए गए प्रकृति के नियमों में से एक नहीं है? बताइए कौन सा नियम नहीं है? आप जो कुछ भी चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें वह अपने आप उनके साथ करें, शांति की तलाश करना और उसका पालन करना, पुरुष अपनी बनाई वाचाओं, ठीक है, कॉन्वेनेंट्स को पूरा करते हैं, जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना। तो बताइए इसमें से क्या नहीं है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, जितना हो सके निजी धन का अधिग्रहण करना, इन्होंने ऐसा नहीं बताया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें
उन्होंने बताई प्रकृति के नियमों के बारे में, तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ बहुत जो फेमस चीज़ है वो मैं आपको लिख देता हूँ। थॉमस हॉब्स को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था राजनीति का गैलीलियो। ऐसा पूछा जाता है कभी कभी। तो राजनीति का गैलीलियो के नाम से किनको जाना जाता था? तो हॉब्स को, ठीक है, गैलीलियो, जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, ठीक है, तो उनके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जॉन लॉक से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट और ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन का प्रकाशन 1989 में हुआ। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का सेकेंड ट्रीटीज रॉबर्ट फिल्मर द्वारा विकसित राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत संस्करण की एक प्रतिक्रिया थी। तो बताना इसमें से क्या सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक सही है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। और इनका प्रकाशन 1689 में हुआ था, है ना। और दूसरी चीज़ ये जो है ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट का सेकेंड ट्रीटीज रॉबर्ट फिल्मर द्वारा विकसित राजा के दैवीय अधिकार सिद्धांत संस्करण की एक प्रतिक्रिया थी, तो ये गलत है। उन्होंने जैसे जॉन लॉक की और क्या बुक थी वो लिख लीजिए। तो एक तो बुक है ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, एक उनका बुक याद रखिएगा, ऐसे ऑन द लॉ ऑफ नेचर, ये उसकी पुस्तक है, ठीक है, नेचर। और एक है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी उन्हीं की बुक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एक तो ये कंसर्निंग टॉलरेशन है, कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग भी उन्हीं की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी? ठीक है, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो। तो बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 and 3, ठीक है। तो सिर्फ थॉमस हॉब्स और जे रूसो, ठीक है, इन विचारकों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की संस्था विद्यमान नहीं थी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नांकित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? ठीक है, ऑप्शन है जॉन लॉक, जे रूसो, रॉबर्ट नॉजिक, हन्ना अरेंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जे रूसो, ठीक है। तो इनका ही मानना है कि स्वतंत्रता क्या है? एक सामूहिक उद्यम है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। हॉब्स ने स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया है। प्रतिरोध से उसका तात्पर्य था गति की आंतरिक बाधाएं, गति की बाहरी बाधाएं, गति की प्राकृतिक बाधाएं, गति की विधिक बाधाएं। तो बताइए क्या सही हो जाएगा। हॉब्स ने जब स्वतंत्रता को लेवियाथन में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के रूप में वर्णित किया तो प्रतिरोध से उनका क्या तात्पर्य था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की बाहरी बाधाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ ये कि हॉब्स राज्य में विद्यमान किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। और इस बात का वो प्रतिपादन करता है कि व्यक्ति और समुदायों के अधिकार का एकमात्र स्रोत कौन है? संप्रभु है, ठीक है। और संप्रभु के प्रतिरोध गति की बाहरी बाधाएं हैं। तो उनका ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉमस हॉब्स की निम्नांकित पुस्तकों में से किसका एक और शीर्षक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ एक्लेजियास्टिकल एंड सिविल है? ठीक है, तो बताइए थॉमस हॉब्स की कौन पुस्तकों में से एक और शीर्षक है इस बुक का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन, ठीक है। तो लेवियाथन कब पब्लिश हुई थी? 1651 में। इसको आपको हमेशा से याद रखना है, ठीक है। इस किताब का एक और शीर्षक क्या है? द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ एक्लेजियास्टिकल एंड सिविल, ठीक है। तो इस नाम के पुस्तक के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है, निम्नांकित में से यह किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लो स्टेटो
अर्थात राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में लिया गया है। तो किनका मत है? लूसियो कोलेंटी, क्विंटन स्किनर, जॉन ड्राइजेक या जॉर्ज सोरेनसन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्विंटन स्किनर। तो क्विंटन स्किनर का यह स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 1532 में प्रकाशित जो उनकी रचना है मैकियावेली की द प्रिंस, उन्होंने स्टेटो या राज्य शब्द का प्रयोग भू क्षेत्रीय संप्रभु सरकार का वर्णन करने के लिए किया था, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा स्किनर ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह कथन कहा है, ठीक है, कि शासक को अच्छा बनने के अलावा कुछ सीखना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मैकियावेली थे, जिनको कहना था कि जो एक शासक हैं उनको ये नहीं देखना है कि अच्छा कैसे बने बल्कि बुरा कैसे बने, उनका ये कहना था। क्योंकि जो राजनीति है ना, राजनीति कोई अच्छाई का पैसा नहीं है, जो प्रोफेशन बोलते हैं तो वो नहीं है, ठीक है। तो शासक को अच्छा बनने के अलावा और कुछ सीखना होगा, तो मैकियावेली का ये स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमें मैच करने को है पुस्तक और लेखक को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो लेवियाथन आप लोग जानते हैं, हॉब्स, तो बी का 4 देखिए एक ही ऑप्शन मिलाते ही आपको सारा मिल जाता है। तो ए का 2, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वाली बुक मैंने अभी लिखवाई थी जॉन लॉक की, डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ टाइट्स लिवियस, ठीक है। तो सी का 3, मैकियावेली और पॉलिटिक्स, ठीक है। तो डी का 1, अरस्तु। तो दोस्तों आप लोगों ने यदि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लेक्चर को देखा होगा तो सारे बुक्स उनमें मैंने कवर किए हैं, भले ही वो इंग्लिश में हैं लेकिन वो हिंदी में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो जाके देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमें मिलाना है सूची 1 और सूची 2 में, ठीक है। जैसे किस प्रकार से क्या कहा गया, थॉमस हॉब्स, बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन है, ठीक है। और आपके यहाँ पे मैच करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थॉमस हॉब्स ने क्या कहा, कानून की चुप्पी के बारे में बताया, ठीक है। और बर्लिन ने क्या बताया, तो जबरदस्ती का अभाव बताया, ठीक। और रॉबर्ट नॉजिक क्या बोलते हैं, स्वस्वामित्व का प्राकृतिक आधार के बारे में उन्होंने बताया। और मिल्टन फ्रीडमैन राज्य, समाज या उसके साथियों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर जबरदस्ती का अभाव। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना, नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है आई थिंक। देखिए लॉक का पहला आलेख किस दौरान लिखा गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न है, तो 1679 से 80, 83, 84, 85, 86, 80, 81। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79, 80, ठीक है। तो उन्होंने अपना पहला आलेख कब लिखा, तो 1679 से 80 के दौरान उन्होंने लिखा, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल आज 30 प्रश्नों को देखा, ठीक है, 30 प्रश्नों को देखा। और ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित था, पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन, और शायद ये सेकंड वीडियो है हमारा आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग टॉपिक से हम लोग MCQs लेकर के आएंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और अक्सर इनकी पूछने की संभावना बहुत अधिक है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अलग अलग टॉपिक्स, बहुत जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, नेट के, या फिर जो सेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ से लिए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस पता चल पाए हमारे वीडियो से संबंधित। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।